विल इज नॉट दी बी ऑल लास्ट ऑल, उससे ज्यादा है, लेकिन विल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई बिना विल के या फिर अपनी इच्छा बताए बगैर उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या होगा? उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति। इंडिया में सक्सेशन लॉज हैं जो इंटेस्टेट डेथ पे, तो इंटेस्टेट डेथ मतलब जब आपने बिना विल बनाए आपकी डेथ हो गई तो आप हम कहते हैं इंटेस्टेट डेथ। उस केस में आप पे सक्सेशन लॉज एप्लीकेबल होंगे जो डिपेंड करते हैं आपका रिलीजन क्या है। अगर आप हिंदू हैं तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी आपकी डेथ के बाद। मुस्लिम है तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब हिंदूज के लिए सेम है, सब मुस्लिम्स के लिए सेम है। उस लॉ को ये नहीं पता कि आपकी परिवार की ज़रूरत क्या है, उस लॉ को ये नहीं पता कि आपकी इच्छा क्या है, राइट। तो लॉ तो सब हिंदूज के लिए। अगर मैं एक हिंदू मेल हूँ और मेरी डेथ हो गई और मेरी मदर, वाइफ और 2 बच्चे जिंदा हैं तो चारों में बराबर बांट दी जाएगी। अब उसको ये थोड़ी पता है कि मेरा जो एक बेटा है उसको ज़रूरत नहीं है, दूसरे को ज़्यादा ज़रूरत है। उसको ये नहीं पता कि मैं खाली पहले अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ फिर बच्चों को देना चाहता हूँ। उसको ये नहीं पता कि जो मेरी वेल्थ मेरी मदर के पास जाएगी वो मदर के बाद कहाँ जाएगी, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो मेरे भाई बहन पे चली जाएगी। वो लॉ थोड़ी इसको देखेगा। लॉ तो जो सेम है सबके लिए। तो अगर आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं तो विल या ट्रस्ट बनाएं। अगर आप लॉ पे छोड़ना चाहते हैं तो लॉ पे छोड़ दीजिए। पर लॉ में छोड़ने में एक और प्रॉब्लम है। लॉ कहता है कि सपोज आपके 2 बच्चे हैं और आपकी वाइफ और मदर नहीं है, तो लॉ कहेगा 50% एक बेटे को, 50% दूसरे बेटे। कौन सा 50%? इस पे लॉ साइलेंट है। तो मेरा एक लैंड है तो उसमें से कौन सा भाग किसको मिलेगा इस पे भी लड़ सकते हैं। वो आधा तो है पर कौन सा आधा, राइट। तो वो सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर विल एटलीस्ट बना देनी चाहिए। ये एटलीस्ट है, राइट। यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ओके, सो इंटेस्टेट ये शब्द मैंने सीखा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है जिन्होंने विल नहीं बनाया है तो वो उस कंडीशन को ही इंटेस्टेट कहते हैं। और तब सक्सेशन एक्ट्स जो हैं वो काम करेंगे आपके रिलीजन के अनुसार। एक और शब्द जो सक्सेशन प्लानिंग विल में बहुत सुनने में मिलता है, मैं चाहूँगी उसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। प्रोबेट, ये क्या होता है? जब आपने विल बनाई और आपकी डेथ के बाद कोर्ट उस विल को सर्टिफाई कर आपकी विल के अंदर जो एग्जीक्यूटर है उसको पावर देता है कि अब इस विल को इम्प्लीमेंट कर दो। ये जो प्रोसेस है सर्टिफिकेशन का विल का, इसको हम प्रोबेट कहते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, आप अपनी विल को खुद प्रोबेट नहीं करा सकते, ये आपकी डेथ के बाद ही होगा। इंडिया में प्रोबेट जो है मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा में कंपलसरी है। अगर आप पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं या आप यहाँ पे रहते हैं तो आपकी विल को कंपलसरीली प्रोबेट कराना पड़ेगा। और शहरों में ये ऑप्शनल है पर हाईली रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपके बच्चों के पास आपकी वेल्थ गई, आपकी सपोज आपका हाउस गया, एक गया बिना प्रोबेट के खाली विल से। अगर आप सपोज दिल्ली में रहते हो, आपकी दिल्ली में एक घर है, बिना प्रोबेट के विल से बच्चों ने अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया, उनके मिल गया। एक गया प्रोबेट से। अब जब घर बिकेगा, बायर आएगा, तो बायर को ज़्यादा विश्वास कब होगा टाइटल पे? जब प्रोबेट हुआ होगा। जब प्रोबेट नहीं होगा तो बायर हमेशा ये सोचेगा हो सकता है कि एक चौथा जना हो जो इसमें इंटरेस्टेड हो और उसका इन्होंने कुछ किया नहीं है, वो कल को मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। तो प्रोबेट ऑल्दो ऑप्शनल है बाकी जगहों में हिंदुस्तान में, पर तब भी हाईली रिकमेंडेड है। प्रोबेट के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये कॉस्टली अफेयर है। जैसे दिल्ली में 5 से 6% लग जाते हैं सर्कल रेट के प्रोबेट कराने में, राइट। तो आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50-60 लाख रुपए प्रोबेट कराने का खर्चा है, राइट। और इन सिटीज़ में कम है, जो मैं 3 सिटीज़ बता रहा हूँ उसमें मैक्सिमम मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इसमें टाइम जाता है, राइट। इसमें कम से कम 6 से 12 महीने लगेंगे अगर कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद है तो भगवान जानता है कब तक आपकी विल प्रोबेट होगी और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, राइट। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि प्रोबेट कराते वक्त कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ बच्चे हैं वो इस कंट्री में ही नहीं है, वो दूसरी कंट्री में। समझो आपके 1-2 बेटे हैं जो यूएस में रह रहे हैं, अब उनको भी कोर्ट में गवाही देने के लिए आना पड़ेगा।
अब वो यूएस से इंडिया में आएंगे, कब वो गवाही देंगे, कब वो प्रोसेस पूरा होगा, तो वो उसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं बहुत सारी प्रोबेट। और प्रोबेट मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शनल है। मैं आपके लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ जिसमें कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रोबेट की ज़रूरत भी नहीं हो और टाइटल भी अच्छा मिल जाए, और वो स्ट्रक्चर है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। अगर आप एक लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट बनाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोबेट की ज़रूरत नहीं है, और आपकी प्रॉपर्टी बिना प्रोबेट के अच्छे टाइटल के साथ अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, सो इसीलिए आप कह रहे थे कि विल इज नॉट द बी ऑल एंड ऑल। राइट। तो आप जब कहते हैं कि विल, तो किसी को क्या करना चाहिए? अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए विल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रस्ट बनाइए। क्योंकि आप हमेशा विल वर्सेस ट्रस्ट, जब मैं पूछती हूँ आप ट्रस्ट को ज़्यादा मार्क्स देते हैं। दोनों बनाने चाहिए, एक बनाना चाहिए? सो प्रोसेस बताइए। सबसे पहले आप एक ट्रस्ट बनाएं और अपने ज़रूरत के अनुसार ट्रस्ट बनाएं। ट्रस्ट बहुत तरीके की होती है, मुझे 40 से 50 तरीके की ट्रस्ट पता है। तो आपकी हम ज़रूरत समझेंगे, या एक अच्छा एस्टेट प्लानिंग लॉयर आपकी ज़रूरत समझेगा और उसके अनुसार एक ट्रस्ट बनाएगा। अब आपने ट्रस्ट बना दिया, अब इस ट्रस्ट को फंड करना ज़रूरी है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ तो आपके जीते जी ट्रांसफ़र हो जाएंगी आराम से बिना खर्चे के। बाकी प्रॉपर्टी जैसे रियल एस्टेट है, उसको री रजिस्टर करना पड़ता है ट्रस्ट के नाम, उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो कि बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं देने के लिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की विल ट्रस्ट के फेवर में बना देते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी सीधी बच्चों को नहीं दी, सीधी अपनी वाइफ को नहीं दी, अपनी ट्रस्ट को दे दी, और ट्रस्ट में बच्चे और वाइफ बेनिफिशियरीज हैं, तो वो इनडायरेक्ट ओनर्स बन जाएंगे। राइट। तो मैं हमेशा इसमें एक बात बोलता हूँ कि एक प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं, टाइटल और कंट्रोल। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंट्रोल है, टाइटल नहीं, क्योंकि कंट्रोल ही आदमी इंजॉय करता है, टाइटल से रिस्क आता है। अगर एक बार टाइटल ट्रस्ट का हो गया तो दोबारा कोर्ट में जाकर टाइटल चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। सपोज मैंने कहा कि मेरे बाद मेरी वाइफ बेनिफिशरी है, तो जो प्रॉपर्टी अंदर गई वाइफ की अपने आप हो गई। राइट। और मैंने उसके बाद कहा वाइफ को कुछ हो गया तो मेरे दोनों बच्चे बेनिफिशरी हैं, तो अपने आप ट्रस्ट डीड से हो गई। अब ना तो मुझे कोर्ट में जाना है, ना मुझे कागज़ चेंज कराने हैं, ना सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, वो ट्रस्ट डीड ही करते जा रही है ये सब काम। राइट। और क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ टाइम में बताया और एग्जीक्यूट किया, इसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल है। जिसमें हमेशा कहता हूँ आपकी विल का सब ट्रस्ट में डायरेक्शंस दे सकते हैं। राइट। आपकी विल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटर कौन है? आप खुद। अगर आपने एग्जीक्यूट कर दी अपनी विल, तो लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे तो आपके बाद। अगर आप अपने जीवित रहते ही इसको एग्जीक्यूट कर जाते हैं इन फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट कि हाँ मैंने कर दिया, अब जो करना है, अब किसी को कहना है अभी कहो, मेरे बात तो अब कहने लायक हो ही नहीं। तो पहले क्या आता है, विल पहले आप बनाएंगे या ट्रस्ट, या पहले ट्रस्ट बनाएंगे और फिर एक विल बनाएंगे इन फेवर ऑफ द ट्रस्ट। उस विल को हम कहते हैं पोर ओवर विल, कि जो बच गया वो ट्रस्ट में चला गया।